नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे और ब्रह्मांड को बिल्कुल कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे एग्जाम में ब्रह्मांड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और सौरमंडल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह सौरमंडल से पूछे जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में ज्यादा से ज्यादा अवधारणाएं हैं। तो हम लोगों को अवधारणाओं पे ज्यादा काम नहीं करना है, जो बेसिक फैक्ट है जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन बिंदुओं पर बात करना है। हालांकि बात करें हम लोग ब्रह्मांड की, तो हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर बड़ी से बड़ी आकाशगंगाओं तक को शामिल किया जाता है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बात यह करेंगे कि वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन की शुरुआत होती कैसे है और ब्रह्मांड के बारे में हमारे एग्जाम में प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग ब्रह्मांड के बारे में बात करें तो ब्रह्मांड के अध्ययन की शुरुआत जो होती है वह एक गलत सिद्धांत के आधार पर होती है। कैसे एक गलत सिद्धांत के आधार पर होती है, हम लोग उसको देखेंगे। ये समझ लीजिए, जैसे एक आम बालक होता है, छोटा सा होता है और वो देखता है और उसे लगता है कि हाँ, पृथ्वी जो है वह एक जगह पर स्थिर है, बाकी जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सूर्य हैं, वह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, यदि हम लोग सामान्य से जीवन की बात करें, हम लोग भी जब बच्चे हुआ करते थे तो हम लोगों को भी यही लगता था कि हम लोग तो एक जगह पर स्थिर है, लेकिन सूरज इधर से निकल रहा है, घूमते घूमते इधर जा रहा है, वहां पर गायब हो जा रहा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल यही से हमारे ब्रह्मांड के अध्ययन की भी शुरुआत होती है। और सबसे पहले ध्यान देना, 140 ईस्वी में, सबसे पहले 140 ईस्वी में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। क्या नाम था? क्लॉडियस टॉलमी। अब क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा ही जो होता है, सबसे पहले एक सिद्धांत दिया जाता है जिस सिद्धांत का नाम था भूकेंद्रीय सिद्धांत। क्या नाम था? भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या था? भूकेंद्रीय सिद्धांत का मतलब यह है कि इस सिद्धांत में यह बताया गया था कि हमारी पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड में के केंद्र में है। ध्यान से समझ, भू का मतलब यह है कि पृथ्वी, केंद्र का मतलब यह होता है कि केंद्र में है, और सिद्धांत का मतलब यह है कि इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। कहने का मतलब इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है, बाकी जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, भौतिक ग्रह हैं, सूर्य हैं, तारे हैं, वह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बात ये करेंगे, क्या यह सिद्धांत सही था? तो हम लोग कहेंगे यह सिद्धांत बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है। हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। तो अभी तो सौरमंडल की अवधारणा ही नहीं आई थी, तो अभी हम लोग सब ब्रह्मांड ही जानते थे। लेकिन यह था कि हाँ, ब्रह्मांड के बारे में कुछ न कुछ जानकारी शुरुआत हो जाती है, अध्ययन शुरू हो जाता है, और यह समय बीतता हुआ चला जाता है। फिर एक समय आता है लगभग 1543 में, और 1543 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। क्या नाम था? जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। क्या नाम था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कहने का मतलब यह है कि उनके सिद्धांत का जस्ट उल्टा था। उनके सिद्धांत का जस्ट उल्टा था। कैसे उल्टा था? उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में भू है, मतलब पृथ्वी है, और इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। इन्होंने क्या कहा कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, बाकी जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं तारे हैं वह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जब इनसे ये पूछा जाता है कि फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि सूर्य चक्कर लगा रहा, तो ये बताते हैं कि वास्तव में हमारी पृथ्वी जो है वह दो प्रकार की गति करती है। एक तो परिक्रमण गति करती है, एक परिक्रमण गति करती है और एक घूर्णन गति करती है। ये जो हमें लगता है ना कि सूर्य घूम रहा है, ये घूर्णन गति ऐसे ऐसे करती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, इसलिए लगता है कि वास्तव में हमारी पृथ्वी गति कर रही है। और ये बताते हैं कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। मतलब इनके सिद्धांत का जस्ट उल्टा। ये कह रहे हैं ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और ये कह रहे हैं ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। इसका मतलब जस्ट उल्टा। और ये अपने सिद्धांत के आधार पर इस बात को सिद्ध भी कर देते हैं। और जब सिद्ध कर देते हैं, इसलिए खगोल शास्त्र की दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है कि अभी तक हम लोग जो जानते थे इतने लंबे समय से, वो तो अवधारणा ही गलत थी।
और आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ध्यान देना दोस्तों, इसीलिए अगर हम लोग बात करें तो निकोलस कॉपरनिकस को ही आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। निकोलस कॉपरनिकस को क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। और ये समय बीतता जाता है। बात ये करें क्या ये सिद्धांत बिल्कुल सही था? बिल्कुल सिद्धांत ये भी नहीं सही था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि वास्तव में सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, जबकि सूर्य हमारा ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है बल्कि सौरमंडल के केंद्र में है। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक तो सौरमंडल की अवधारणा ही नहीं आई थी। इसका मतलब यह देखा जाए तो इनका भी सिद्धांत काफी हद तक सही था, लेकिन एकदम नहीं सही था। एकदम इसलिए नहीं सही था क्योंकि इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, बल्कि सूर्य जो है वह सौरमंडल के केंद्र में है। लेकिन यह था कि उनसे तो काफी हद तक सही थे। और समय बीतता जाता है और हम लोग जानते हैं कि एक समय आता है 1610 आते आते जो एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो। 1610 आते आते गैलीलियो के द्वारा क्या किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज कर दी जाती है। दूरबीन की खोज कर दी जाती है। हम लोग जानते भी हैं कि गैलीलियो के 1610 में गैलीलियो ने लगभग दूरबीन की खोज कर दी। इसका मतलब अभी तक जो अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता था अन्य माध्यम से किया जाता था, अब दूरबीन के माध्यम से भी किया जाने लगा। और जब दूरबीन के माध्यम से किया जाने लगा तो गैलीलियो ही सबसे पहले हमारी आकाशगंगा जो है वह मंदाकिनी को देखते हैं। क्या हुआ था? तो ध्यान देना, यही गैलीलियो जो थे यही सबसे पहले आकाशगंगा को क्या करते हैं? देखते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, तब गैलीलियो ने ही देखा था। लेकिन ये व्याख्या नहीं कर पाते हैं। ये क्या करते हैं? मंदाकिनी को क्या कहेंगे कि मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा। और समय बीतता जाता है। 1610 के बाद एक समय आता है 1805। और 1805 में क्या होता है? ब्रिटेन के एक खगोलज्ञ होते हैं जिनका नाम था विलियम हर्शेल। उन्होंने बताया कि वास्तव में जो हम लोग आज तक ब्रह्मांड समझ रहे हैं ना, वो ब्रह्मांड तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है जो कि सौरमंडल है। सौरमंडल का मतलब यह है कि अभी तक हम लोग जो जान रहे हैं, जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं ना, वो सिर्फ सूर्य के आसपास का एक छोटा सा क्षेत्र है। वह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। हमारा ब्रह्मांड तो इससे बहुत बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि अब ये आ जाता है कि वास्तव में जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सौरमंडल है। सौरमंडल का मतलब है कि आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। और इन्होंने बताया कि सौरमंडल से बड़ा आकाशगंगा होता है, आकाशगंगा से बड़ा ब्रह्मांड होता है। इन्होंने बताया कि वास्तव में सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे अंश मात्र है। इसका मतलब ये है कि सौरमंडल से बड़ा क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे सौरमंडल होता है, सौरमंडल से बड़ा आकाशगंगा होता है, आकाशगंगा से बड़ा ब्रह्मांड होता है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को अब समझ में आया ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता। कहने का मतलब देखो कि कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले हम लोगों ने गलत सिद्धांत दिया, भू केंद्रीय सिद्धांत। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई तब हम लोगों ने कहा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। और आगे चल के जब दूरबीन की खोज हो गई तब पता चला कि जिसे हम लोग ब्रह्मांड जानते थे वो ब्रह्मांड नहीं था बल्कि सौरमंडल था। और जब ये पता चल जाता है कि वास्तव में जिसके बारे में हम लोग जानते हैं वो सिर्फ सौरमंडल है, वह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, इससे बड़ा तो आकाशगंगा है और आकाशगंगा से बड़ा ब्रह्मांड है, तब लोगों को ये आती है अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ब्रह्मांड का आगे चल के विनाश होगा तो विनाश कैसे होगा, इन सारी की सारी चीजों पर भी बात होने लगता है।
तो हम लोग अभी आगे ये भी देखेंगे कि वास्तव में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या क्या सिद्धांत है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सौरमंडल से बड़ा आकाश गंगा है, तो ये आकाश गंगा क्या होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, आकाश गंगा जो होता है वह आकाश गंगा असंख्य तारों का एक समूह होता है। आकाश गंगा क्या होता है, तो आकाश गंगा जो होता है वह असंख्य तारों का एक समूह होता है। इसी को कहा जाता है गैलेक्सी। आकाश गंगा क्या होता है, असंख्य तारों का ऐसा समूह जो किसी केंद्र के चारों ओर उसके गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में चक्कर लगाता है, उसी को कहा जाता है आकाश गंगा। कहने का मतलब है कि आकाश गंगा क्या है, तो हम लोग कहेंगे आकाश गंगा जो होता है वह असंख्य तारों का एक समूह होता है। इसका मतलब एक तारा ये है, एक तारा ये है, एक तारा ये, ऐसे मान लेते हैं कि ये तारा है। ये क्या है, ये मान लेते हैं कि तारों का कुछ समूह है। ये क्या है, ये मान लेते हैं कि ये तारों का कुछ समूह है। और यदि ये तारों का समूह है तो क्या इन्हें आकाश गंगा कह दिया जाएगा? हम लोग कहेंगे नहीं, इन्हें ऐसे आकाश गंगा नहीं कहा जाएगा। इन्हें आकाश गंगा कब कहा जाएगा? इन्हें आकाश गंगा तब कहा जाएगा कि जब ये अपने केंद्र के चारों ओर क्या कर रहे हो, चक्कर लगा रहे हो। इसका मतलब इसका केंद्र मान लेते हैं कि ये है। इसका केंद्र क्या है, मान लेते हैं ये है। यदि इस केंद्र के चारों ओर ये लोग चक्कर लगाते हैं, ये तारे ऐसे चक्कर लगाएं चाहे ऐसे चक्कर लगाएं, तब इन्हें कहा जाएगा आकाश गंगा। कहने का मतलब आकाश गंगा क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे असंख्य तारों का ऐसा समूह जो किसी केंद्र के चारों ओर उसके गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में चक्कर लगाता है, उसी को कहा जाता है आकाश गंगा। उसी को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसका मतलब है कि ये है कि आकाश गंगा असंख्य तारों का एक समूह होता है। तो हमारा सूर्य भी जो है वह भी तो एक तारा है। सूर्य जो है वह भी एक तारा है। इसका मतलब है कि हमारा सूर्य भी किसी न किसी आकाश गंगा का ही भाग होगा। तो हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा का भाग है, उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? नाम है मंदाकिनी आकाश गंगा। क्या नाम है उसका? नाम है मंदाकिनी आकाश गंगा। और इसी मंदाकिनी आकाश गंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। और यह मंदाकिनी आकाश गंगा जो है यह वास्तव में 3 घूर्णनशील भुजाओं वाली है। कैसी है? 3 घूर्णनशील भुजाओं वाली। इसका मतलब एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3 घूर्णनशील भुजाओं वाली है। और ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, ये ऐसे। ठीक है ना। ये कैसे ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, इसका मतलब है क्या हमारा सूर्य भी चक्कर लगाता है? हम लोग कहेंगे हाँ, हमारा सूर्य भी चक्कर लगाता है। हमारा सूर्य भी बिल्कुल इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब कहेंगे हमारा सूर्य इसमें कहां पर स्थित है, तो हमारा सूर्य जो है ना ये बिल्कुल इसके मध्य में स्थित है। ऐसे कहां पर स्थित है, तो हमारा सूर्य जो है बिल्कुल यहां पर स्थित है। इसको थोड़ा सा मंदाकिनी लिख देते हैं। हमारा सूर्य जो है बिल्कुल बीच वाले भाग में यहां पर स्थित है। ये बिल्कुल ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सूर्य है। तो कहाँ पर है, तो हम लोग कहेंगे मध्य वाले भुजा पर हमारा सूर्य है। और जब सूर्य है, इसका मतलब ये है कि इसी के आसपास में जो होगा, इसी के आसपास में जो होगा हमारा पृथ्वी भी होगा, छोटे छोटे ग्रह उपग्रह जो है वो भी होगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये है, यदि ये कहा जाए कि हमारा सूर्य किस आकाश गंगा का भाग है, तो हम लोग कहेंगे मंदाकिनी आकाश गंगा का भाग है। हमारा पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है, हम लोग कहेंगे मंदाकिनी आकाश गंगा का भाग है। कोई भी ग्रह हो, कोई भी उपग्रह हो, कोई भी क्षुद्र ग्रह हो जिसके हम लोग नाम जानते हैं, तो कहेंगे किस आकाश गंगा का भाग है, मंदाकिनी आकाश गंगा का भाग है। अब बात ये आती है कि यदि हमारा सूर्य भी ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो कितने समय में अपना एक चक्कर पूरा करेगा, तो ये लगभग करता है 25 करोड़ वर्ष में। कितने समय में करता है? 25 करोड़ वर्ष में करता है। और इसी अवधि को क्या कहा जाता है? इसी अवधि को कहा जाता है सौर वर्ष। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सौर वर्ष, या इसी को कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब थोड़ा सा दिक्कत ये आती है, फिर हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं कि वास्तव में हमारा सूर्य एक जगह पर स्थिर है, उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ऐसे समझ लो कि ये जो है ना, इधर से समझो, ये जो है ना, मान के चलते हैं कि ये है,
ये जो है मान लेते हैं कि ये ऐसे समझ लो कि ये पूरा का पूरा एक जोन ही है। तो जहां ये जाएंगे ना पूरा का पूरा ये ऐसे लेकर जाएंगे। ऐसे समझो जैसे मान के चलो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, तो ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो, तो ट्रेन में जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हो, एक व्यक्ति मान लो ट्रेन के एक बोगी में आप बैठे हुए हो, उसके बीच में एक व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है, बाकी सारे लोग जितने हो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हो, बाकी ट्रेन ऐसे चल रही है। ट्रेन ऐसे क्या है, चल रही है। इसका मतलब बोगी के सापेक्ष में देखोगे तो वो व्यक्ति तो ऐसे बैठा हुआ है, बाकी आप चारों ओर क्या कर रहे हो, उसके चक्कर लगा रहे हो। तो सौरमंडल के दृष्टिकोण से तो ये बिल्कुल स्थिर है, और आप जो है इसके चारों ओर क्या कर रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, चक्कर लगा रहे हो। लेकिन अगर ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज ये यहाँ पर है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। लेकिन ये बताओ जब ये ऐसे ऐसे जाएगा तो आप भी तो ऐसे ऐसे चले जाओगे। इसका मतलब आपके सापेक्ष तो ये स्थिर है ना, आपके सापेक्ष क्या है, स्थिर है। इसलिए सौरमंडल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य को स्थिर माना जाता है, लेकिन ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य भी हमारा चक्कर लगाता है। सूर्य भी क्या करता है, हमारा सूर्य भी क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे चक्कर लगाता है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारी आकाश गंगा कौन सी है, ये है मंदाकिनी आकाश गंगा। अब ध्यान देना, इसी मंदाकिनी आकाश गंगा में एक तारा है, इसी आकाश मंदाकिनी आकाश में एक तारा है जिसका नाम है साइरस या डॉग स्टार। क्या है, मान लेते हैं ये है साइरस या डॉग स्टार। और ये जो साइरस या डॉग स्टार है ना, साइरस या इसी को कहा जाता है डॉग स्टार, और यह रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा होता है। क्या होता है, ये रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा होता है। अब हम लोग बात ये करेंगे, ये तो साइरस या डॉग स्टार हो गया, इसके पास में सूर्य के आसपास में और भी बहुत सारे तारे होंगे। तो सबसे निकट कौन सा तारा है, तो जो सबसे निकट तारा है ना ये वाला, इसका क्या नाम है, तो ध्यान देना, इसका नाम है, इसका क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसका क्या नाम है, तो ये कहेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम है। इसका मतलब क्या है, इससे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इसको समझना। अगर ये कहा जाएगा सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तब कहेंगे साइरस या डॉग स्टार है। किस आकाश गंगा में है, तो हम लोग कहेंगे मंदाकिनी आकाश गंगा में है। किस आकाश गंगा में है, मंदाकिनी आकाश गंगा में है। लेकिन अगर कभी पूछ लेगा कि पृथ्वी के निकटतम कौन सा तारा है, तो पृथ्वी मान लेते हैं यहां पर है, तो पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य होगा। पृथ्वी के निकटतम दूसरा कौन सा तारा है, तब हम लोग कहेंगे ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। अब इसी प्रकार से तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगाएं होंगी, तो इसके निकटतम कौन सा आकाश गंगा है, तो ध्यान देना, इसके निकटतम जो आकाश गंगा है ना, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा या देवयानी। क्या है, वो है एंड्रोमेडा या देवयानी है। पूछा जाता है हमारी निकटतम आकाश गंगा कौन सी है, तो एंड्रोमेडा है या देवयानी, कुछ भी कहें वही है। और इसके खोजकर्ता कौन है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडविन पावेल हब्बल। क्या नाम था, एडविन पावेल हब्बल। ध्यान से समझना, मैंने भी बताया क्या। असंख्य तारों का ऐसा समूह जो किसी केंद्र के चारों ओर उसके गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में चक्कर लगाता है, उसी को आकाश गंगा कहा जाता है। और हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में स्थित है, तो मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। तो मंदाकिनी आकाश गंगा के बारे में हम लोगों ने देखा कैसा है, तो हम लोग कहेंगे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, ये सर्पिलाकार है। और कैसा है, तो हम लोग कहेंगे सर्पिलाकार के साथ साथ जो है 3 घूर्णनशील भुजाओं वाला है। कैसा है, तो हम लोग कहेंगे 3 घूर्णनशील भुजा वाला है। और किस भुजा पर हमारा सूर्य स्थित है, तो हम लोग कहेंगे मध्य घूर्णनशील भुजा पर हमारा सूर्य स्थित है। क्या हमारा सूर्य भी चक्कर लगाता है, हाँ चक्कर लगाता है। कितने समय में लगाएगा, 25 करोड़ वर्ष में लगाएगा। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। मंदाकिनी में कौन सा तारा है जो सबसे चमकीला दिखाई देता है, साइरस या डॉग स्टार है। हमारी आकाश गंगा के निकटतम आकाश गंगा कौन सा है, एंड्रोमेडा या देवयानी है। बस इतना याद रखना बस। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि वास्तव में ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, उसके उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे आधुनिकतम सिद्धांत कौन सा है, सबसे प्रमाणिक सिद्धांत कौन सा माना जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि वह है
बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत। हालांकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ बिग बैंग थ्योरी के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वह बिग बैंग थ्योरी के बारे में ही पूछा जाता है। ये क्या होता है बिग बैंग थ्योरी, इस चीज को समझना। क्या होता है बिग बैंग थ्योरी, या इसी को हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या कहा जाता है? महाविस्फोटक सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान देना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, एक बेल्जियम के वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेयर। क्या नाम था? जॉर्ज लेमेंतेयर। इन्होंने क्या बताया था, इस चीज को समझना। सिर्फ आप इतना याद रखना है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बस। अब ध्यान देना, इन्होंने बताया क्या था। इन्होंने बताया था कि आज जो पूरा का पूरा हमारा ब्रह्मांड है वह पहले एक मटर के दाने के बराबर पदार्थ में निहित था। इसका मतलब यदि इतना बड़ा चीज को ऐसे ऐसे लाते हुए पूरा का पूरा अगर एक छोटे से पदार्थ में अगर निहित कर दिया जाएगा तो उसका तापमान भी बहुत ज्यादा होगा और उसका घनत्व भी बहुत ज्यादा होगा। उसका तापमान भी बहुत ज्यादा होगा, उसका घनत्व भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये बताते हैं कि आज जो पूरा का पूरा हमारा ब्रह्मांड है पहले वह एक छोटे से मटर के दाने के बराबर पदार्थ में निहित था, बिल्कुल ऐसे। और इसका तापमान और इसका घनत्व जो हुआ करता था वह अनंत हुआ करता था। इसका तापमान एवं इसका घनत्व जो हुआ करता था वह अनंत हुआ करता था। और अनंत तापमान एवं घनत्व के कारण ही इसमें क्या हुआ? अचानक से विस्फोट हुआ। इसमें क्या हुआ? अचानक से विस्फोट हुआ। जब अचानक से विस्फोट हुआ तो इससे बहुत सारे पदार्थ एक दूसरे से ऐसे अलग हुए। और जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो सीधी सी बात है, ये बताते हैं कि यहीं से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितनी भी चीजें आज ब्रह्मांड में पाई जाती है वहीं से अलग होते हैं, वहीं से अलग होते हैं। वहीं से गुरुत्वाकर्षण बल भी आता है और अलग अलग बल का निर्माण होता है, जिससे आज हमारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। और जब इनसे पूछा जाता है कि ये घटना कब की है तो ये बताते हैं ये घटना आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व की है। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक इस घटना को 13.7 अरब वर्ष पूर्व भी मानते हैं। और ये बताते हैं कि इसी घटना से हमारे सौरमंडल का भी निर्माण हुआ है। इसी घटना से हमारे सौरमंडल का भी निर्माण हुआ है। और ये बताते हैं कि ये वास्तव में विस्फोट आज भी हो रहा है। जो आज ये एक है, आगे चल के ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, फिर ये आगे चल के 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, ये ऐसे होता रहेगा। इसका मतलब ये कि ब्रह्मांड का विस्तार होता रहेगा। इसलिए बिग बैंग थ्योरी को ही क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी को ही कहा जाता है विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना। क्या कहा जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना। क्या कहा जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना। हालांकि आगे चल के 1967 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट वेगनर। रॉबर्ट वेगनर भी इस सिद्धांत का व्याख्या करते हैं और ये बताते हैं कि हाँ, ये सिद्धांत काफी हद तक सही है। इसका मतलब है कि 1967 अभी बहुत ज्यादा दिन थोड़ी ना हुआ है। खगोलिकी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1967 जो है बहुत दिन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वह सबसे आधुनिक और सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है। तो यहां से भी पूछा जाता है कि वास्तव में बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान देना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया जाता है वह जॉर्ज लेमेंतेयर को किया जाता है। ठीक है ना? तो चलिए आज को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ब्रह्मांड की अवधारणाओं पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे आज की क्लास में। ध्यान देना, आपको याद क्या क्या रखना है। सबसे पहला यह है कि भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दूरबीन की खोज किसने की? साथ ही साथ फिर यह बताना कि हमारे ये किसने बताया कि वास्तव में सौरमंडल जो है आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। फिर इसी में आया कि हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में स्थित है। फिर हम लोग ये भी बात करेंगे क्या सूर्य चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है? बिल्कुल लगाता है। फिर हम लोग कहेंगे हमारी आकाश गंगा का निकटवर्ती आकाश गंगा कौन सा है, उसका नाम क्या है। ठीक है ना? हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिकतम सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। तो इसका प्रतिपादन किसने किया? ये किया। तो आज की क्लास में मुख्य बातें हम लोगों ने ये देखा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।